हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो होने वाली है आज की, ये कार्बनिक रसायन में जितने भी प्रीवियस ईयर में यूपी बोर्ड में आ चुके हैं प्रश्न, उनको एक जगह पे करा हुआ है। तो पिछले वर्ष के जितने भी लगभग 5 साल में कार्बनिक रसायन में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके ज्यादातर क्वेश्चन को सबको लगभग इसमें कवर किया गया है। और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परीक्षा, यूपी बोर्ड की जो परीक्षा होने वाली है 2026 में, ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली वीडियो। यहाँ पे हम लोग पहला चैप्टर सॉल्व करते हैं। पहला चैप्टर हमें दिया हुआ है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला है वो है नाइट्रीकरण पे। क्लोरोबेंजीन की विक्रियाएं हैं, नाइट्रीकरण है, और साथ में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण है। और एक क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो 3 है और एक है SN1 SN2। तो पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन वाली विक्रिया करते हैं। क्लोरोबेंजीन की 3 विक्रिया में दी हुई है। तो बेंजीन में अगर Cl लगा दो तो क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। तो ये लगा दिया Cl, तो ये क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। पहली विक्रिया थी नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण हम जानते हैं कि सांद्र HNO3 और H2SO4 का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिश्रण। तो नाइट्रीकरण के लिए ज्यादातर हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी NO2 या तो यहाँ लगेगा यहाँ और या फिर यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा कि दोनों जगह पर NO2 एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लग जाता है। ये रहा क्लोरोबेंजीन, ये लगा दिया पैरा पे NO2, ये रहा बेंजीन, बेंजीन में यहाँ पे लग गया Cl, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये लगा दिया ऑर्थो पर NO2। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग कह सकते हैं पैरा, तो पैरा पे है पैरा नाइट्रो, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसको हम लोग और क्या नाम दे सकते हैं, 1 2 3 4, तो 4 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन, 1 क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। मुख्य उत्पाद ये होता है क्योंकि अगर ऑर्थो पे आप लगाओगे, यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी देता है। तो उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं बढ़ती जितनी यहाँ पे होती है। यहाँ पे माइनस आई प्रभाव हम जानते हैं डिस्टेंस वाला होता है, जितनी दूरी बढ़ती है आई इफेक्ट कम होता है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा। इसलिए फिलहाल आपको वो ये विक्रिया याद रखनी है। तो नाइट्रीकरण कराएंगे तो यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा, ये मुख्य उत्पाद होता है। इसके अलावा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण जब कराएंगे तो ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, और फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में किससे विक्रिया हम लोग कराते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में हम लोग कराते हैं मेथिल क्लोराइड लेते हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड, यहाँ पे हमने मेथिल क्लोराइड लिया हुआ है। अब विक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या मिलेगा हमें, तो मिलेगा ये कि CH3 जो होगा वो पैरा पे आ जाएगा और एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा। तो हम लोग मुख्य उत्पाद लिख लेते हैं। ये रहा हमारे पास बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लगा तो क्लोरोबेंजीन, और पैरा पे लग गया CH3। अगर बेंजीन में CH3 लगा तो टॉलुइन बोलते हैं, तो यहाँ पास टॉलुइन हो गया। और यहाँ पैरा पे क्या लगा, क्लोरो, तो क्या लिख सकते हैं, पैरा क्लोरो टॉलुइन। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य उत्पाद हो गया। ठीक है, चलिए तो लिख लें इस पे, मुख्य उत्पाद हो गया। राइट, एक हमें और दिया था कि क्लोरोबेंजीन को जलीय NaOH के साथ, NaOH कैसा लिया हुआ है, जलीय, जलीय के लिए AQ लिख देते हैं ब्रैकेट में, तो ये जलीय मतलब हो जाता है। इसको हम लोग 623 केल्विन
और 300 वायुमंडलीय दाब पे अभिक्रिया कराते हैं। तो होगा क्या, तो अगर जलीय NaOH लेते हैं तो जलीय NaOH क्या करता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है। तो OH जो होगा Cl की जगह पे आ जाएगा और Cl हट जाएगा, NaCl के रूप में निकल जाएगा। तो अगर हम बेंजीन रिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, ये हमें क्या मिल गया, फिनॉल। बेंजीन रिंग में OH लग जाए तो क्या बन जाता है, फिनॉल। एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले तो हमारा ये फिनॉक्साइड आयन बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड से तब जाके हमारा क्या बनता है, फिनॉल बनता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सोडियम फिनॉक्साइड पहले बनाओ, सोडियम फिनॉक्साइड, और फिर H+ डाल के इसे बना दो। तो वाली भी सही है, इस तरीके से भी सही है। तो ये 3 अभिक्रियाएं थी क्लोरोबेंजीन की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है SN1 और SN2 में हमें विभेद लिखना है, विभेद करना है। SN1 SN2 क्या होती है, क्रियाविधि होती है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। N का मतलब न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी ये क्रियाविधि होती है। तो पहले हम लेते हैं SN1 को, ठीक है। तो SN1 देखिए क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे नाभिक स्नेह ले लिया OH-, ठीक, और अभिक्रिया इसकी हमने करा दी CH3Cl से। तो होगा क्या कि ये OH- आएगा, ये आएगा और ये Cl निकल जाएगा। ये होता कैसे, तो ये एक के बाद एक होता है। जब OH आ रहा होता है तो Cl निकलता है, इसको बोलते हैं कंसल्टेड, इंग्लिश में बोलते हैं, कोई याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे संक्रमण अवस्था, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो ये हमारे पास CH3, ठीक है, OH आएगा और उसी समय Cl निकल रहा होगा, ठीक। जो आ रहा होता है उसके ऊपर माइनस आ रहा होता है, और जो जा रहा है भी माइनस लेकर जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आंशिक रूप से प्लस क्रिएट हो रहा होगा। ये हमारी संक्रमण अवस्था है, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम लोग ट्रांजिशन स्टेट, इंग्लिश में बोलते हैं, तो TS लिख लो। लास्ट में क्या होगा कि ये OH आ जाएगा, इसमें पीछे से आया हुआ है, इस तरीके से आ जाएगा ये, और Cl- निकल जाएगा। यहाँ पे OH क्या है हमारा, नाभिक स्नेही है, ठीक है। ये क्या है हमारा C3Cl, यह विकारक है, क्रियाकारी पदार्थ है, ये हमारा ये क्रिया कर रहा है। तो ये हो गया SN1, पीछे से OH- आया, Cl निकल गया। एक समय पर जब OH आ रहा था तभी Cl निकल रहा था। अब SN2 देखते हैं हम लोग, SN2 का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो SN2 का उदाहरण हम यहाँ पे मेथिल क्लोराइड ना लेकर हम 3 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। CH3 लगा है इसमें, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है और Cl है। अब OH- पीछे से नहीं आ सकता, क्योंकि ये बड़े ग्रुप होते हैं, जगह घेर लेते हैं, OH को आने नहीं देते हैं, OH- को, नाभिक स्नेही को। तो पहले Cl निकलेगा इसमें, ये 2 पदों में होगी। पहले Cl क्या होगा, निकल जाएगा, तो हमें इस तरीके से मिलेगा। Cl जब निकल जाएगा तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चाहो तो सीधे सीधे भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी ज्यामिति इस तरीके से हो जाती है। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और साथ में निकल कौन जाएगा हमारा, Cl-। प्लस आ गया तो हम इसकी क्या बोलेंगे, कार्ब धन आयन, कार्ब धन आयन। ये क्या बन गया हमारा, कार्ब धन आयन बन गया। अब क्या होगा, दूसरे पद में ये होगा, ये CH3, ये CH3, ये CH3। दूसरे पद में ये होगा। अब OH- को अटैक करना है। अब OH- किधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी कर सकता है, इस साइड से भी कर सकता है। तो मान लीजिए यहाँ से अटैक कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ये हमारे पास CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ पे कौन आ गया, OH आ गया। तो ये पहला पद जो है, यहाँ पे Cl टूटने में देरी लगती है, ये हमारा रेट, ये वेग निर्धारित करता है, ये वाला स्टेप, और साथ में ये उत्क्रमणी भी हो सकता है, ठीक है।
और ये क्या निर्धारित करेगा, वेग निर्धारित करेगा हमारा। और सबसे धीमे पद पे ही हम वेग निर्धारित कर सकते हैं, तो सबसे क्या होगा, धीमी गति से होगा। तो दो पदों में SN2 हमारी कंप्लीट हुई, पद 1, और ये पद क्या है, 2 है। दो पदों में कंप्लीट हुई हमारी SN2। अब अगर अंतर लिखने को आ जाए तो अंतर क्या लिखोगे आप? तो अंतर पहला तो हमें ये दिख रहा है कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, इसमें मध्यवर्ती यौगिक बनता है। दूसरा दिख रहा है ये एक पद में हो रही है, ये दो पदों में हो रही है, ठीक है। तीसरा क्या दिख रहा है, तीसरा हमें ये दिख रहा है कि इसमें जो अगर वेग निर्धारित भी होगा तो एक ही पद है, तो इन दोनों पर निर्भर करेगा, यानी अभिक्रिया का वेग अनाभिक स्नेही और क्रियाकारी पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। जबकि SN2 में अभिक्रिया का वेग सिर्फ किस पर निर्भर करता है, क्रियाकारी पदार्थ पर निर्भर करता है। आई बात समझ में? एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CH3 देखिए Cl यहाँ पे था, OH पीछे से आया, तो यहाँ पे इसको पलटने को इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्जन, तो इसमें इन्वर्जन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक रेशमिक मिश्रण हो सकता है, OH इस साइड से भी अटैक कर सकता है और इस साइड से भी अटैक कर सकता है। हालांकि कंप्लीट पूरी तरीके से रेशमिक नहीं होता, वो बात की बात है, बाद में समझेंगे। तो ये क्या है, अंतर है, अंतर को हम लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा एक पद में होती है। दूसरा पॉइंट हमने देखा इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक। तीसरा हमने देखा अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु, कौन, क्रियाकारी पदार्थ निर्धारित करता है, ठीक है। चौथी चीज हमने क्या देखी थी, इसमें हमने देख लिया था एक पद में होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, अभिक्रिया केवल एक अणु निर्धारित करता है। और चौथी चीज क्या होती है, तो इसमें जो होता है, इसमें ध्रुवीय और प्रोटिक विलायक होता है, ठीक है। एक चीज और चाहता है इसमें, देख लो कि इसमें इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन। एक चीज बस आप ये ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश में लिख देना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक लाइन चाहो तो आप याद कर लो, ये एक लाइन बस है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, ठीक है। SN2 में देखिए क्या होता है, SN2 कितने पदों में होती है, SN2 दो पदों में होती है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनती, इसमें क्या बनता है, मध्यवर्ती, जब आपने देखा था कार्बोधर्म बंध है ना, मध्यवर्ती यौगिक बनता है, ठीक है। तीसरी चीज अभिक्रिया का वेग कितने अणु निर्धारित करते हैं, दो अणु, कौन कौन, क्रियाकारी पदार्थ और नाभिक स्नेही निर्धारित करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो विलायक होता है हमारा, वो होता है ध्रुवीय एप्रोटिक, राइट। और एक लास्ट पॉइंट जो है इसमें इन्वर्जन होता है और इसमें हमें रेशमिक मिश्रण मिलता है, रेशमिक को हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, SN1 और SN2 में अंतर हो गया, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि एथिल क्लोराइड जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो एथिल क्लोराइड हमारा क्या है, C2H5Cl, और जलीय KOH लिया हुआ है,
जली के लिए भी क्यू लिख देते हैं, क्या प्राप्त होगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए हम लोग एथिल क्लोराइड लेते और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अब हम लोग कराते एल्कोहलिक के वजह से, तो क्या होता, एल्कोहलिक के लिए AlC एल्कोहल लिख देते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग जलीय केवच लेंगे तो Cl हटेगा, OH आएगा, यानी हमें क्या मिलेगा, C2H5OH, ये क्या हमारा एथिल एल्कोहल, राइट। और अगर हम लोग एल्कोहलिक केवच लेते हैं तो इसका ये वाला Cl इस कार्बन का और इस कार्बन का एक H निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH2, ये CH2, इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये क्या मिल गया हमें, एथिलीन। आईपीएसी नाम क्या होगा, दो कार्बन एथ डबल बॉन्ड इन, तो एथीन भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी क्या थी, अभिक्रिया थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, इतने क्वेश्चन आए थे इससे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। इसमें हमसे प्रश्न पूछा है कि कारण सही समझाइए। फिनॉल अम्लीय है जबकि एथेनॉल उदासीन है, ठीक। तो देखो, तो फिनॉल क्या होता है, ये रही बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग में अगर OH लगा हो तो बोलते हैं हम लोग इसे फिनॉल, ठीक है। और अगर ये H+ त्याग दे, इसका H+ निकल जाए, निकल जाने के लिए माइनस लगा दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+ निकल के, तो O पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये क्या बन गया हमारा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। जबकि अगर हम फिनॉक्साइड आयन देखें तो फिनॉक्साइड आयन में हम क्या देखने को मिलता है कि फिनॉक्साइड आयन में पाया जाता है अनुनाद, और अनुनाद की वजह से अधिक स्थायी हो जाता है। यहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बेंजीन रिंग, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पे बंद है, यहाँ पे बंद है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अगले स्टेप में क्या होगा कि माइनस यहाँ आएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगी बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगी बेंजीन रिंग, ठीक है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ है डबल बॉन्ड। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये माइनस यहाँ आएगा और ये यहाँ, यानी ये जो हमें मिली है, क्या मिली है, अनुनाद संरचनाएं। और अनुनाद संरचनाओं की वजह से क्या होता है, अनुनाद संरचनाएं की वजह से ये अधिक स्थायी हो जाएगा, तो फिनॉल जल्दी से H+ आगे वो क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। जबकि एथेनॉल यानी C2H5OH, ये जब H+ त्यागेगा तो क्या बनाएगा, C2H5O-, ये क्या होता है, इथॉक्साइड आयन, इथॉक्साइड आयन। इसमें अनुनाद नहीं होता है। जब अनुनाद नहीं होगा तो क्या होगा, ये H+ आसानी से त्यागेगा नहीं और ये क्या हो जाएगा, कम अम्लीय या फिर कह लीजिए उदासीन। क्योंकि फिनॉल में H+ त्याग कर क्या बनाता है, लिखते हैं फिनॉल H+ त्याग कर क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन बनाता है। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन, जिसमें अनुनाद पाया जाता है, या लिख लीजिए जिसमें ऑक्सीजन बेंजीन रिंग के sp2, ये वाला कार्बन कैसा है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जिसके कारण इसमें अनुनाद पाया जाता है और फिनॉल अधिक अम्लीय हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये अधिक स्थायी होगा तो इसलिए आसानी से H+ त्याग देगा।
तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। क्या लिखा है, फिनॉल H+ जाके फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, जिसमें ऑक्सीजन किससे जुड़ा होगा, बेंजीन के sp2 कार्बन से। उससे क्या होगा, उससे इसमें अनुनाद पाया जाएगा, अनुनाद पाएगा तो H+ जल्दी त्यागेगा और यह अधिक अम्लीय हो जाता है। राइट, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। ल्यूकास परीक्षण। ठीक है, ल्यूकास परीक्षण देखते हैं। तो ल्यूकास पहले अभिकर्मक देखते हैं। तो जो ZnCl2 और HCl होता है, ये हमारा क्या है, ये ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, ये क्या है हमारा ल्यूकास अभिकर्मक। अभी करता क्या है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास एल्कोहल कुछ इस तरीके से है, इसमें एक एल्किल समूह लगा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हुआ, OH जुड़ा है, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्कोहल। राइट, अगर इसमें 2 एल्किल समूह लगे होते तो ये होता हमारा 2 डिग्री एल्कोहल। वहीं अगर इसमें हम 3 एल्किल समूह लगा देते तो ये हमारा हो जाता 3 डिग्री एल्कोहल। अब इनकी अभिक्रिया अगर हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक से कराएं, ये हमारा क्या है 3 डिग्री एल्कोहल। अगर इनकी अभिक्रिया हम कराएं ल्यूकास अभिकर्मक से, यह हमने लिया ल्यूकास अभिकर्मक प्लस HCl, और ऊपर क्या लिख दिया ZnCl2 प्लस HCl, और ऊपर क्या लिख दिया ZnCl2। तो होगा क्या, होगा ये कि ये वाला OH और ये वाला H, H2O निकल जाएगा, ये वाला OH, ये H2O निकल जाएगा, ये वाला OH और ये H H2O निकल जाएगा, यानी H2O निकलेगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, यानी RCH2Cl। ये जो होता है ये टर्बिडिटी क्रिएट करता है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन क्रिएट करता है। यहाँ से भी H2O निकलेगा, इसमें Cl जुड़ जाएगा तो हमें मिल जाएगा RCH, R यहाँ जुड़ जाएगा Cl, इसमें भी H2O निकल जाएगा, इसमें भी क्या बन जाएगा हमारा R, ये था हमारा इस तरीके से, और Cl जुड़ जाएगा, तो धुंधलापन क्रिएट होगा। यहाँ पर क्योंकि जब ये OH माइनस निकलेगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, 3 डिग्री कार्बन है, ज्यादा स्थायी होता है, तो जल्दी से धुंधलापन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे धुंधलापन क्या आ जाएगा, तुरंत धुंधलापन, टर्बिडिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ मिनट बाद टर्बिडिटी, टर्बिडिटी लिखना चाहेंगे इसे, टर्बिडिटी। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है बहुत देर बाद आए, बहुत देर बाद, या फिर नहीं भी है, या फिर नहीं क्रिएट हो क्या, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। ठीक, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल की पहचान के लिए। राइट, तो ये हमारा क्या हो गया, ल्यूकास परीक्षण हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारी 3 जो अभिक्रियाएं थी, राइमर टीमैन, ठीक है, और एक थी राइमर टीमैन, राइमर टीमैन, राइट। दूसरी थी हमारी कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया,
राइट। और एक अभिक्रिया कौन सी थी? एक अभिक्रिया हमारे पास है विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, एक हमारे पास अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण। तीनों अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। तो राइमर टीमैन में क्या होता है कि हम लोग फिनॉल लेते हैं, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में OH लग गया तो क्या बन गया हमारा? फिनॉल बन गया। फिनॉल की विक्रिया हम लोग कराते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म लेते हैं यहां पर हम लोग, राइट। क्या लिया हमने? ये क्लोरोफॉर्म, और साथ में NaOH या फिर KOH ले सकते हैं। KOH ले लिया, होगा क्या? तो ये होगा कि यहां पर ऑर्थो पर CHO जुड़ जाता है। इसकी ऑर्थो स्थिति पे क्या जुड़ जाएगा? CHO। ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में OH लगा तो फिनॉल, ऑर्थो पे क्या लग गया? CHO। तो इसको ऑर्थो फॉर्मुलेशन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, फिनॉल की विक्रिया क्लोरोफॉर्म KOH के साथ कराने पर ऑर्थो स्थिति पर CHO जुड़ जाता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग राइमर टीमैन अभिक्रिया। और ये जो बना हुआ है हमारा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। और क्या निकलेगा? 3Cl और 3K क्या निकल जाएंगे? 3KCl निकल जाएगा। और साथ में बचा क्या हमारे पास? 3 OH थे, यहाँ पर 3 OH थे हमारे पास। एक को यहां जुड़ गया तो ये गायब हो गया, एक H यहां से तो ये 2H और OH2 निकल गया, और 2H और OH2 यानी टोटल 2H2 यहाँ पर निकल गया। फिर कोल्बे विक्रिया आते हैं। तो कोल्बे विक्रिया में भी फिनॉल की विक्रिया है। फिनॉल की विक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ कराने पर क्या होता है कि यहाँ ऑर्थो पर COOH आ जाएगा। ऑर्थो पे क्या आ जाएगा? COOH। और बेंजीन रिंग में जब ऑर्थो पे COOH आ जाता है फिनॉल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक अम्ल। क्या बन गया हमारा? ये सैलिसिलिक अम्ल, राइट। और साथ में क्या निकल जाएगा? साथ में निकल जाएगा हमारा, यहां पर देखिए क्या होता है, विक्रिया कैसे होती है। एक बार अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास कुछ इस तरीके से फिनॉल था। जब NaOH से विक्रिया होगी तो यहाँ पे ONA हो जाएगा। बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ONA। ठीक है। और जब CO2 से विक्रिया होगी तो CO2 क्या होगा? यहाँ पे आके लग जाएगा, यहाँ का H यहाँ आ जाएगा, तो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा OH और COONA, यानी सोडियम सैलिसिलेट बनता है। फिर H+ जब डालेंगे इसके अंदर तो ये हमारा गायब हो जाएगा और हमें सैलिसिलिक अम्ल मिल जाता है। तो ये क्या थी हमारी कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया को लिखेंगे कैसे? फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH के साथ कराने पर हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है विलियमसन संश्लेषण। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, डायरेक्ट हम अभिक्रिया लेते हैं। सोडियम एथॉक्साइड मान लीजिए ले लिए, C2H5ONA, और इसकी अभिक्रिया करा दी एथिल क्लोराइड के साथ, C2H5Cl के साथ, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? हमें ये मिलेगा कि यहाँ का Na, यहाँ का Cl क्या निकल जाएगा? NaCl निकल जाएगा। और क्या होगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे, नहीं हमें मिल जाएगा C2H5O, C2H5 क्या मिल गया? ईथर। नाम क्या है इसका? 2 एथिल समूह है तो लिखेंगे डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, और इसका नाम क्या है? एथिल क्लोराइड। इसकी जनरल अभिक्रिया क्या कर? C2H5 की जगह R लिख दो तो वो जनरल अभिक्रिया हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया कहलाती है हमारी विलियमसन संश्लेषण। इसको जनरलाइज वर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पे R C2H5 की जगह पे कर दीजिए, ये RONA हो जाएगा और ये RX हो गया। ठीक है, अभिक्रिया कराएंगे तो NaX निकल जाएगा। NaX हमें क्या मिल जाएगा? ROR- ईथर। अब यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड।
और इसे आप लोग जानते हो ये कौन है, एल्किल हैलाइड। तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि सोडियम एल्कोक्साइड की विक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ये विक्रिया हमारी विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा ल्यूकास हो गया, विलियमसन संश्लेषण, कोल्बे, रायमार्टी, तो ये हमारा एल्कोहल फिनॉल पूरा हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन्स पर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें दिया है, पहला तो दिया है बनाने की विधि, और बनाने की विधि में क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन H2 PDBSO4 के साथ होने पर क्या बनता है। बेंजोइल क्लोराइड, तो ये बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया हुआ, सिंपल सा है। तो बेंजोइल क्लोराइड ये रहा बेंजीन, ठीक है। ऑयल COCl क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करा रहे हैं PDBSO4 की उपस्थिति में, PDBSO4 की उपस्थिति में। तो ये जो अपचयन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन। क्या कहते हैं, रोजेनमुंड अपचयन, ठीक है। इसमें होता है कि जो COCl होता है वो CHO में बदल जाता है, यानी एल्डिहाइड हमें मिल जाएगा। तो बेंजीन रिंग में हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन रिंग में लग जाएगा CHO। बेंजीन रिंग में जब CHO लगा हो तो अपन इसको क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। राइट, क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और ये हमारा क्या है, बेंजोइल क्लोराइड। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इटाल्ड अभिक्रिया बताइए और एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद करिए। तो पहले हम लोग एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में विभेद कर लेते हैं, फिर इटाल्ड अभिक्रिया देखते हैं। एसिटल्डिहाइड वर्सेस एसीटोन, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई एसिटल्डिहाइड जैसे CH3CHO होता है, CH3CHO, और इसकी अभिक्रिया हम लोग करा दें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के क्षारीय विलयन के साथ। तो अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट क्या होगा, तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जब होगा तो वो ये बना देगा हमारा, राइट, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और साथ में हम चूंकि क्षारीय विलयन ले रहे हैं तो के साथ में क्या लेंगे, OH माइनस लेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो CHO है वो COO में कन्वर्ट ऑक्सीकृत हो जाएगा, CH3COO माइनस हमें मिल जाएगा, ठीक है, एसीटेट आयन मिल जाएगा। साथ में क्या होगा कि सिल्वर का हमें अवक्षेप मिलता है, ये सिल्वर का क्या मिलेगा हमें, अवक्षेप। इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर, ठीक है। सिल्वर का अवक्षेप मिलता है, चांदी का अवक्षेप मिलता है, तो मिरर जैसा लिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सिल्वर मिरर। और इस परीक्षण को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे 2 ले लेंगे हम, तो 2 दूनी 4 NH3 हो जाएंगे, 4 NH3 निकल जाएंगे हमारे, 4 NH3 निकल जाएंगे, यहाँ पे 3OH माइनस ले लेंगे और 2H2O निकल जाएंगे। तो ये जो परीक्षण है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेन परीक्षण। क्या बोलते हैं, टॉलेन परीक्षण या फिर रजत दर्पण परीक्षण। टॉलेन परीक्षण, सिल्वर मिरर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रजत दर्पण, ठीक। ये जो क्या होता है, टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है हमारा, टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेन अभिकर्मक हमारा होता है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का क्षारीय विलयन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक जब इसके साथ विक्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि वो एल्डिहाइड है। लेकिन अगर हम लोग कीटोन की बात करें, जैसे एसीटोन अगर हम ले लें, एसीटोन CH3COCH3, तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा। अगर हम इसकी विक्रिया करा दें टॉलेन अभिकर्मक के साथ, टॉलेन अभिकर्मक के साथ,
तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो कीटोन है, राइट। तो ये हमारा कौन होता है, टॉलन अभिकर्मक। टॉलन अभिकर्मक के साथ साथ एक फेलिंग विलियन वाला जो परीक्षण होता है, फेलिंग परीक्षण, वो भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। या तो ये दे सकते हैं या तो फेलिंग दे दें, राइट। तो हम उसे भी देख लेते हैं एक बार फेलिंग को, बड़ा ही इजी है फेलिंग भी। यहाँ पे रजत दर्पण परीक्षण मिला है, वहां Cu2O का ईट जैसा लाल हमें क्या मिलेगा, उच्छेद मिलेगा। तो वहां पे क्या होता है, फेलिंग व्हील परीक्षण हम लोग देख लेते हैं एक बार। फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, फेलिंग परीक्षण में हम पहले देखते हैं होगा क्या। तो हमारे पास यही एल्डिहाइड था, ये एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर Cu2+ आप ले लो, राइट, और क्षारीय विलयन ले लो। तो होगा क्या कि जो Cu2+ है, पहले तो जैसे ये ऑक्सीकृत कर रहा था इसमें, ये भी इसको ऑक्सीकृत करेगा RCOO- में, और Cu2O का ये हमें क्या मिलेगा, उच्छेद। और ये कैसे होता है, ब्रिक रेड, ठीक है, ईट लाल रंग का और छेद मिलेगा, ठीक है। और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में हमें मिलेगा H2O, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ये 3H2 हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये ब्रिक रेड इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ब्रिक रेड कलर का क्या मिलेगा, और छेद मिलेगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एल्डिहाइड। तो फेलिंग विलियन क्या होता है, फेलिंग विलियन, फेलिंग विलियन में कौन कौन आएगा, ये तो हमने फेलिंग विलियन में से Cu2+ लिख लिया। सिर्फ फेलिंग विलियन में होता क्या है, तो फेलिंग विलियन हमारे दो होते हैं, एक तो A होता है और एक B होता है। A में होता है कॉपर सल्फेट और B में होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, टार्टरेट। इसका क्या होता है, क्षारीय विलयन। इनका क्षारीय विलयन जो होता है वो फेलिंग विलयन का काम करता है। जब इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ब्रिक रेड का उच्छेद मिलेगा। ये सभी एल्डिहाइड देंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये कार्बो फार्मिक अम्ल में देता है, कार्बोक्सिल में फार्मिक अम्ल ये टेस्ट देगा, और कीटोन में कौन देता है, तो जो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, वो भी ये परीक्षण देते हैं, राइट। और हम जानते हैं कि सुक्रोज जो होता है हमारा, सुक्रोज ये परीक्षण नहीं देता है, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शर्करा होती है। और ग्लूकोज फ्रक्टोज हमारे देते हैं तो वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शर्करा होती है। तो ये था हमारा क्या, परीक्षण हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, तो सिंपल से अगर आपको सिर्फ एसीटोन और एल्डिहाइड में विभेद करने के लिए पूछ ले तो आप टॉलेन का लिखो, डायरेक्ट अभिक्रिया लिखो और बता दो कि कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देते हैं। फेलिंग वाला पूछ लें, डायरेक्ट फेलिंग का नाम लेके पूछ लें तो इतना सारा इतना लिख दोगे आप तो आपको पूरा मिल जाएगा। बस इसमें थोड़ी सी अगर भाषा लिखनी तो लिख दीजिएगा कि जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और हमें लाल रंग का उच्छेद मिलता है। फेलिंग विलयन की विक्रिया एल्डिहाइड के साथ कराने पर ईट लाल यानी ब्रिक रेड कलर का उच्छेद मिलता है और एल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है, जबकि कीटोन ये विक्रिया नहीं देते हैं, सिवाय एक को छोड़कर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इटाल्ड अभिक्रिया। इटाल्ड अभिक्रिया, इटाल्ड अभिक्रिया बड़ी आसान सी अभिक्रिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, टॉलुइन की अभिक्रिया, टॉलुइन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के साथ कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया हमारी कहलाती है इटाल्ड अभिक्रिया। अभिक्रिया देख लीजिए आप, तो यह बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में आप क्या लगा दो, CH3 लगा दो, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, टॉलुइन। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें आप, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2। अगर आपको डीपली देखना है तो डीपली आप एक बार जाके देख सकते हो, नीचे पूरी
हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन दे दिया हुआ है, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि CH3 जो है, CH3 CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, बेंजल डिहाइड, राइट। ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी, इटाल्ड अभिक्रिया। कैसे होती है, तो ये जो हमारा CH3 है ये कुछ इस तरीके से अभिक्रिया में रहता है। ये रही बेंजीन रिंग, इसका दोनों एच हटा लीजिए और ये यहां से कैसे जुड़ दी, OCrOCl2, ठीक है, OCrOHCl2। ये यहाँ पे क्या लगा दिए, होल ट्वाइस, 2 बन जाएंगे। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, ये हमें इसमें ऑक्सीकृत हो जाएगी, इसे हमको दे देगा बेंजल डिहाइड, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है क्रोमियम का यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें कुछ यहाँ पर नेम रिएक्शन दी हुई है 4। एक पेनिजारो दी हुई है, एल्डोल संगनन दी है, क्लेमेंशन और वुल्फ किशनर। तीनों को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है, पहले दी हुई है कैनिजारो और दूसरी दी हुई है हमें एल्डोल संघनन है, एल्डोल नहीं एल्डोल संघनन है। तो पहले हम लोग कैनिजारो देखते हैं। हालांकि ये भी सॉल्व की हुई है हम लोगों ने, अलग से जो वीडियो बनी थी एक नेम रिएक्शन वाली। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, तो हम अगर ऐसे एल्डिहाइड ले लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तो ये कार्बन है, राइट, ये CHO हो गया। क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन कहलाता है अल्फा। अगर यहाँ पे कोई नहीं हो तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। अब ऐसा एल्डिहाइड हमने ले लिया, इसकी अभिक्रिया करा दो आप सांद्र NaOH के साथ। NaOH लो, लेकिन कैसा NaOH ले लो, सांद्र NaOH ले लो, ठीक है। तो होगा क्या, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे 2 अणु, अगर 100 मोल्स है उनमें से, तो क्या होगा, आधे जो होंगे उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण CHO का ऑक्सीकरण होगा तो किसमें होगा, कार्बोक्सिलिक में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने NaOH ले रखा है तो अम्ल बन नहीं सकता है, क्योंकि क्षार है तो लवण ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। और आधा जो होगा CHO वो अपचयित हो जाएगा। तो CHO अपचयित किसमें होगा, CH2OH में। H यहाँ पे पहले से ही है तो CH2OH में एक H जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3OH, यानी एल्कोहल में क्या हो गया, अपचयित हो गया, राइट। ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है। और ये वाला हमारा क्या है, ये वैसे तो फार्मिक अम्ल होता है, HCOOH क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम लगा हुआ है तो ये हमारा क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। बहुत बढ़िया। ये हमारा क्या है, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, राइट। तो हम इसमें क्या भाषा लिख सकते हैं कि ऐसे एल्डिहाइड, या ऐसे डायरेक्ट लिख लो आप, अल्फा हाइड्रोजन रहित, अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड, एल्डिहाइड किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, सांद्र NaOH, सांद्र NaOH के साथ, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करके आधे एल्डिहाइड, ऐसे लिख लो हिंदी इंग्लिश में, हाफ ऑफ एल्डिहाइड, हाफ ऑफ एल्डिहाइड एल्कोहल में, एल्कोहल में अपचयित तथा हाफ ऑफ एल्डिहाइड, हाफ ऑफ एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं।
ये है अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, राइट। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में अपचयित और एल्कोहल में अपचयित और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो रहे थे ना, दोनों में अपचयित थोड़ी ना होंगे। एल्कोहल में अपचयित और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ये अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। इसका एक रूप हम एक उदाहरण और देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन। इस पे कोई हाइड्रोजन ना लगा हो, अभी देखो नहीं लगे होगा, कार्बन से तो 4 होती है, 4 बना लिया, कोई हाइड्रोजन नहीं। तो अब क्या होगा, यानी ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड जो है वो भी सेम अभिक्रिया देता है। बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया आप करा दो, यहाँ पे NaOH जो लिया है वो NaOH कैसा ले लो, सांद्र ले लो। तो हम क्या देखेंगे, हाफ ऑफ द एल्डिहाइड जो CHO है वो CHO किसमें, CH2OH में क्या हो जाएगा, अपचयित। ठीक है, ये CH2OH में क्या हो गया, अपचयित, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। यानी COOH होता है, लेकिन यहाँ पे Na आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे NaOH मौजूद है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी कहलाएगी अभिक्रिया केनिजारो अभिक्रिया। ये हमारा क्या है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा क्या है, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। और ये हमारा क्या है, सोडियम बेंजोइक अम्ल होता, लेकिन चूंकि H+ हट गया तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट। जैसे फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेट बना था, बेंजोइक अम्ल से बेंजोएट बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया पर। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास थी एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन रहित था, यहां पे जो एल्डिहाइड होगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त, राइट। तो जो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड होगा, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CH3, CHO है हमारा, क्रियात्मक समूह जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे जुड़े हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। तो ये हमने एस्टरडिहाइड ले लिया, 2 एस्टरडिहाइड के 2 ले लो, CH3 CHO। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इनकी अभिक्रिया हम लोग तनु NaOH की उपस्थिति में कराएं तो क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग इस CHO को इस तरीके से लिख लें, इसको ऐसे रखिए, इसको ऐसे लिख लेते CHO। ठीक है, अब समझने में आसानी रहेगी। यहाँ का एक H उठाइए और इस O पे लगा दीजिए, और ये डबल बॉन्ड हटा दीजिए। यहाँ का H उठाया, यहाँ लगाइए, क्या बनेगा बताओ। ये CH3 इसी रहेगा, ये C ऐसे ही रहेगा, इसके साथ H है, इसका बॉन्ड एक हटाइए, O के साथ कौन लगा दिए यहाँ का उठाकर, H। तो यहाँ पे क्या बचा रहेगा, CH2। तो ये हमें क्या मिलेगा, CH2, और आगे क्या है, CHO। ठीक, तो ये हमें क्या मिला, क्रियात्मक समूह जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, दूसरा कार्बन बीटा, बीटा पे लगा है OH, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये हमें मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड का ALD लीजिए और OH का ऑल लीजिए तो मिल गया क्या है, एल्डोल, एल्डोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम लोग फर्दर आगे क्या करा दें, गर्म कर दें, तो यहाँ का क्या होगा, यहाँ का एक H उड़ जाएगा, यहाँ का OH उड़ जाएगा, तो क्या निकल जाएगा, H2O। तो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ का OH उड़ गया है तो ये CH रहेगा, और यहाँ का H उड़ गया है तो H2 गायब, तो इसके बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH है, और आगे क्या, CHO। अभी क्रियात्मक समूह जोड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा कार्बन बीटा, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, तो ये असंतृप्त हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त
एल्डिहाइड, ठीक है। ये कीटोन के साथ भी, कीटोन भी ये विक्रिया देंगे। तो ये हमें क्या मिल गया, ये एल्डोल संघनन का उत्पाद मिल गया। अगर सिर्फ एल्डोल पूछते हैं विक्रिया तो यहां तक लिखोगे, संघनन पूछते हैं तो यहां भी लिखोगे। तो एल्डोल संघनन हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या था, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग इसमें, इसमें लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की विक्रिया तनु NaOH के साथ कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोल या फिर कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्राप्त होता है। इसे एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं। इसे गर्म करने पर, जब गर्म करेंगे इसे तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होगा। अल्फा कॉमा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। इसे एल्डोल संघनन कहते हैं, इसे एल्डोल संघनन कहते हैं। है, इतना एग्जाम में लिख दोगे पूरे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया हम लोग सॉल्व करते हैं। दोनों अपचयन देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं तो क्लीमेंसन अपचयन है, क्लीमेंसन अपचयन है, और एक हमारा है वुल्फ किश्नर अपचयन, वुल्फ किश्नर अपचयन। दोनों ही अपचयन लगभग सेम होते हैं, बस हमारा विकर्मक बदला हुआ है, अभिकारक उत्पाद दोनों में सेम रहेगा। दोनों ही क्या करते हैं, जो कार्बोनिल यौगिक होता है कार्बोनिल को ये अपचयित कर देते हैं CH2 में, ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर CH3 CO CH3 और इसमें डाल दिया हमने जिंक अमलगम और HCl। HCl कैसा है, ये सांद्र। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो CO है वो CH2 में बदल जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा CH3 CH2 CH3, यानी क्या मिल गया, एल्कीन। ये एसीटोन है हमारा, एसीटोन, एसीटोन से क्या मिल गया, 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है N, तो प्रोपेन। सेम यहाँ पे भी होगा कि हमने दिया यहाँ पर एसीटोन और एसीटोन की अभिक्रिया। अब जो हमने इसमें डाला, इसमें हमने डाल दिया हाइड्राजीन NH2 और साथ में डाल दिया KOH। KOH की जगह पे ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं। तो CO जो होगा हमारा किसमें बदल जाएगा, CH2 में, CH3 CH2 CH3। तो सिंपल सा है कि दोनों में क्या होता है, कार्बोनिल CH2 में बदल जाता है। तो एक सिंपल सी परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि अगर क्लीमेंसन लिख रहे हैं तो जिंक ZnHg और HCl, कैसा HCl, सांद्र HCl की उपस्थिति में कार्बोनिल यानी CO यानी कौन सा, कार्बोनिल CH2 में अपचयित हो जाता है, CH2 में अपचयित हो जाता है। ये विक्रिया
क्लीमेंसन अपचयन कहलाती है। और जब ये लिखेंगे वुल्फ किश्नर तो उसमें क्या लिखेंगे, NH2NH2KOH की उपस्थिति में कार्बोनिल सिस्टम में अपचयित हो जाता है। यह विक्रिया वुल्फ किश्नर अपचयन कहलाती है। राइट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो ये हमारे क्या हो गए, ये दो अपचयन हमारे हो गए। NH2NH2 अगर पता करना है क्या होता है, NH2NH2 हमारा हाइड्रोजीन होता है और ZnHG जिंक अमलगम हो गया। HCl आप जानते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो नेक्स्ट हमारा है एमीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हमारा एमीन। एमीन में क्या प्रश्न आए हुए हैं, एमीन में आया हुआ है पहला तो है एक बहुविकल्पी में क्वेश्चन दिया था कि सबसे अधिक क्षारीय कौन है। तो एमीन की क्षारीयता देख लेते हैं हम लोग। और तीन अभिक्रियाएं हैं, एक तो कार्बिल एमीन, दूसरा हिंसबर्ग और तीसरा हमारा क्या है डाइएजोटीकरण है। तीनों हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग देखते हैं एमीन की क्षारीयता। एमीन की क्षारीयता, ठीक है। अब देखो जो हमारा अमोनिया होता है, अमोनिया के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनियम होता है नाइट्रोजन पे, तो ये इलेक्ट्रॉनियम त्याग सकता है, इसलिए क्या होता है लुईस क्षार होता है ये। अगर मान लीजिए हम एक एच हटाएं और हम यहाँ पे क्या करें आर ला दें, तो आर जो यहाँ पर होता है, अभी भी नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनियम त्याग सकता है, आर जो होता है ये देता है हमारा प्लस आई प्रभाव। और जब प्लस आई प्रभाव देता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ बढ़ा देगा और ये आसानी से इलेक्ट्रॉनियम त्याग पाएगा, और तो इसकी क्षारीयता बढ़ जाएगी। तो जितने आर बढ़ते चले जाएंगे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा और क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो हम गैसीय अवस्था में क्या देखते हैं, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे आर समूह बढ़ते चले जाते हैं, जैसे ये NH2 है हमारा, ये अमोनिया हो गया, ठीक। अब ये क्या हो गया, एक आर लग गया तो ये 1 डिग्री एमीन हो गया, 2 आर लग गए, एक एच और हट गया तो 2 डिग्री एमीन हो गया, सारे एच हटा दो आर लगा दो तो 3 डिग्री एमीन हो गया। तो इधर से इधर आप अगर जाओगे तो प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, प्लस आई प्रभाव बढ़ता है और क्षारीयता बढ़ती है, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारा क्या है 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। यानी गैसीय अवस्था अगर स्पेसिफिकली पूछें तो 3 डिग्री एमीन ज्यादा क्षारीय होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया है तो वहां पे हम जलीय विलयन कंसिडर करके चलेंगे। और जलीय विलयन में क्या होता है, जलीय विलयन में अच्छा जीत कौन रहा है हमारा 3 डिग्री एमीन, लेकिन जलीय विलयन में क्या होता है एक और प्रभाव लगने लगता है जिसे बोलते हैं सॉल्वेशन प्रभाव। तो वहां पे 2 डिग्री एमीन में प्लस आई प्रभाव भी ज्यादा है और सॉल्वेशन प्रभाव भी सबसे ज्यादा इसका ज्यादा होता है। सॉल्वेशन क्या होता है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अलग स्पेसिफिक, अगर समझना है आपको। फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अभी चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या 2 डिग्री एमीन का सॉल्वेशन प्रभाव भी ज्यादा है और प्लस आई प्रभाव भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है 2 डिग्री एमीन सबसे अधिक क्षारीय हो जाता है। तो हम जलीय विलयन में क्या देखते हैं कि 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, फिर उसके बाद 1 डिग्री एमीन, फिर उसके बाद 3 डिग्री एमीन और लास्ट में हमारा कौन है अमोनिया, ठीक है। तो ये प्रभाव ये होगा और ये किसकी वजह से है, क्योंकि यहां पर प्लस आई प्रभाव ज्यादा है, ठीक, और सॉल्वेशन प्रभाव, राइट। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन होगा 2 डिग्री एमीन। तो आप सिंपली ये जलीय विलयन वाला अगर नहीं कंफ्यूज होना चाहते तो ये याद रखो, अगर ऐसी अवस्था दिया तो वहां पे 3 डिग्री एमीन होगा, ठीक है। एक चीज और देख लीजिए कि अगर एलिफेटिक एमीन दे दें, एलिफेटिक
एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन दे रहे हैं, तो वहां पे कौन ज्यादा क्षारीय होगा? तो वहां पे एलिफेटिक एमीन अधिक क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक एमीन में जो, जैसे एरोमेटिक एमीन एनिलीन हो गया, तो एनिलीन में जो इस नाइट्रोजन के जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म है वो रिंग में आ जाता है, रिंग में इंक्लूड होते हैं अनुनाद में, इसीलिए इसकी क्षारीयता घट जाती है। वहां पे एलिफेटिक एमीन हमारा क्या होगा? सबसे अधिक क्षारीय। एलिफेटिक मतलब ये जो एल्किल समूह वाले हैं, सीधी श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हिंसबर्ग और डायजोटीकरण। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया पहले हम लोग देखते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन देखिए क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आइसोसाइनाइड। जिसे आपने देखा होगा, जो गैस सिलेंडर होती है, सिलेंडर गैस, एलपीजी गैस, उसमें अलग तरीके की स्मेल होती है, इसकी भी एक अलग तरीके की स्मेल होती है। तो इसे हम लोग प्राथमिक एमीन की पहचान कर लेते हैं। तो इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। इसमें होता क्या है पहले अभिक्रिया देखेंगे हम लोग। तो हम लोग प्राथमिक एमीन की विक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, कैसा KOH लेंगे हम लोग? एल्कोहलिक, ALC लिख दे, एल्कोहलिक हो गया। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराते हैं तो हम क्या देखते हैं? आइसोसाइनाइड यानी RNC बनता है हमारा। तो साथ में क्या होगा? 3KO 3Cl, क्या निकल जाएंगे? 3KCl निकल जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? 3 OH हैं, 1 2 और 3, ठीक। तो ये C तो उधर चला गया, ये वाला एक H आया इसका साथ में, ये 2 H ये वाले आए हमारे पास। तो टोटल 3 H 3 OH, क्या मिल जाएगा हमारे पास? 3H2O। ये हमारे पास क्या मिला है? आइसोसाइनाइड। तो इसकी एक तरीके की अलग तरीके की स्मेल होती है, जिससे हम लोग प्राथमिक एमीन की पहचान कर लेते हैं, प्राथमिक एमीन की। और यह विक्रिया हमारी क्या कहलाती है? कार्बिल एमीन विक्रिया या फिर आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो लिखेंगे क्या कि प्राथमिक एमीन किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ, और KOH, कैसा KOH? एल्कोहलिक KOH के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं, साइनाइड बनाते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक एमीन की पहचान के लिए करते हैं, इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं, राइट। ये हमारा क्या हो गया? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड परीक्षण। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ था? तो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है हिंसबर्ग परीक्षण, ठीक है। हिंसबर्ग परीक्षण और डायजोटीकरण। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हिंसबर्ग परीक्षण में हम लोग क्या करेंगे? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन की पहचान करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, तो ये रहा बेंजीन, हमारे पास अलग से बना देते हैं। ये रहा बेंजीन, राइट। ये रहा सल्फोनिल और ये रहा क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं?
इसका उपयोग हम लोग किस लिए करेंगे? 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन तथा 3 डिग्री एमीन की पहचान के लिए करते हैं। कैसे होगा परीक्षण देखते हैं। तो पहले हम लोग 1 डिग्री एमीन ले लेते हैं। ये रहा NH2, ये रहा R, एल्किल समूह लग गया, 1 डिग्री एमीन हो गया। फिर ले लेते हैं 2 डिग्री एमीन, 2 एल्किल समूह लगा दीजिए, तो ये हो गया 2 डिग्री एमीन, राइट। फिर 3 एल्किल समूह लगा दीजिए, 3 एल्किल समूह लग गए। अब ये हो गया हमारा 3 डिग्री एमीन। होगा क्या? तो अगर इसकी हम लोग कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इससे भी क्या करेंगे? इसकी अभिक्रिया भी किससे कराएंगे? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे सिंपल सा कि यहाँ का Cl और यहाँ का एक H क्या निकल जाएगा? HCl निकल जाएगा और ये पूरा पूरा जुड़ जाएगा। सिंपल से यहाँ पे भी होगा, यहाँ का H, यहाँ का Cl क्या निकल जाएगा? HCl, ये जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो H है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं। तो पहले तो हमने 3 डिग्री एमीन को पहचान लिया, अब बचे 2। तो इसकी जब कराएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? HCl निकल गया, हमारे पास क्या बचेगा? RNH, एक H गायब, और फिर ये बचेगा S डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, ये हमारे पास सल्फोनामाइड बन गया। N एल्किल सल्फोनामाइड, अब यहाँ पे H देख रहे हो आप, ये अम्लीय होता है बहुत ज्यादा, तो NaOH में घुल जाता है ये, क्योंकि यहाँ पे ये लगा, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये अम्लीय होता है। तो ये क्या होता है? ये NaOH में घुल जाता है, NaOH में घुलनशील, NaOH में घुलनशील, ठीक है। लेकिन अगर जब ये बनाए हम, तो ये H, ये सेल गायब कर दिया हमने, हमारे पास क्या बचा? R, N, नीचे R है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? सल्फोनामाइड बन जाएगा हमारा ये। लेकिन यहाँ पे आप देखो अगर, तो यहाँ पे कोई अम्लीय H हमको दिख नहीं रहा, तो ये NaOH में नहीं घुलेगा, NaOH में अघुलनशील। तो इससे हमने क्या पता लगा लिया? इससे हमने पता लगा लिया 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन में भी विभेद कर लिया। तो इस तरीके से हम लोग 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में क्या करते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक से पहचान कर लेते हैं। ये परीक्षण कहलाता है हमारा हिंसबर्ग परीक्षण, ठीक है। चलिए, डाइएजोटीकरण, ये हमारा बची हुई एक लास्ट अभिक्रिया अमीन में, वो देख लेते हैं। डाइएजोटीकरण, 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 डाइएजोटीकरण। देखो, डाइएजोटीकरण, डाइएजोटीकरण, डाइएजोनियम, डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग एनिलीन हम लोग ले लें और एनिलीन की विक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें? सोडियम नाइट्राइड के साथ करा दें और HCl के साथ करा दें। ध्यान रखिएगा इसमें हम लोग टेम्परेचर बहुत कम लेते हैं, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं ताकि अभिक्रिया नियंत्रित हो सके। तो ये सोडियम नाइट्राइड कहलाता है हमारा। बनाता क्या ये? नाइट्रस अम्ल बनाएगा हमारा साथ में, ये HNO2 बना देगा और NaCl बना देगा हमारे साथ में। तो ये नाइट्रस जो ये है हमारा NH2 दिख रहा है, किसमें बदल जाएगा? डायजोनियम में बदल जाएगा। ये बेंजीन रिंग और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे N2, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और साथ में Cl माइनस। तो ये हमारा क्या बन गया? बेंजीन डाइएजोनियम लवण, ठीक है। ये हमारा क्या है? एनिलीन। तो सिंपल से हम क्या लिख सकते हैं कि एनिलीन की विक्रिया, एनिलीन की विक्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम लोग? NaNO2 और HCl,
ठीक है, के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराने पर क्या मिलता है हमें? बेंजीन डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। डाई एजोनियम लवण प्राप्त होता है। यह विक्रिया डाई एजोटी करण कहलाती है। डाई एजोटी करण कहलाती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया हमने क्या देखा कि हम लोग एनेजीन हमने लिया था, सोडियम नाइट्राइड HCl के साथ विक्रिया कराई थी 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिला था? बेंजीन डाइजोनियम लवण। ये विक्रिया कहलाती है डाइजोटीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है जैव अणु। ठीक है, जैव अणु। जैव अणु में एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कभी नहीं छोड़नी चाहिए वो है ग्लूकोज की अभिक्रिया। ग्लूकोज को सिद्ध करना कि ग्लूकोज जो होता है हमारा उसमें क्या क्या मौजूद है उसको सिद्ध करना। ये तो आते ही आता है, ये मान के चलो, चाहे 3 अभिक्रियाएं दे दें, चाहे सारी दे दें, चाहे एल्डिहाइड पूछ लें, चाहे कार्बोनिल पूछ लें, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग चैप्टर का नाम डाल देते हैं जैव अणु। ठीक है, अब ग्लूकोज बना लेते हैं। तो ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड होता है समूह, नीचे यहाँ पर CH2H होगा, राइट। और हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, अणु सूत्र C6H12O6। तो 6 कार्बन होंगे, तो ये हमारे हो गए 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे होगा H, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा H, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा H और यहाँ होगा OH। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे OH आ जाता है, यहाँ पर H। तो ये हमारा क्या है? ग्लूकोज। एक CHO दिख रहा है, 5 OH दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। टर्मिनल पे एक CH2H दिख रहा है। CHO में हम लोग जानते हैं कार्बोनिल समूह यानी C डबल बॉन्ड O भी होता है। इन्हीं सबको हमको बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं ग्लूकोज हमारा है क्या। ग्लूकोज हमारा एल्डिहाइड समूह, इसमें तो ये एल्डोज शर्करा हो गई 6 कार्बन की, तो इसे हम लोग बोलते हैं एल्डो हेक्सोज। ठीक है, एल्डो हेक्सोज होगी। इसे और क्या कहते हैं? इसे हम लोग ब्लड शुगर भी कहते हैं, ब्लड शुगर, राइट। आप जानते होंगे जब इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन में गड़बड़ हो जाए या फिर हमारे ब्लड में क्या होने लगती है, शुगर लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है, वहां पे ग्लूकोज ही तो होता है। और ग्लूकोज जो होता है वो लीवर में किसके रूप में स्टोर होता है? ये भी क्वेश्चन आया गूगल पे में, ग्लाइकोजन के रूप में। बाद में जब हमें चाहिए थे तो ग्लाइकोजन टूट के हमें फिर से ग्लूकोज देता है। तो ये हमारे ग्लूकोज के बारे में हमने जान लिया। अब हम इसकी संरचना देखते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? तो इसकी विक्रिया अगर हम करा दें HI के साथ, देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, 6 पॉइंट लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया HI या लाल फास्फोरस के साथ
पहले ये दोनों चीजें देख लेते हैं। अगर हम इसकी HI और लाल फास्फोरस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NHCN प्राप्त होगा, इससे 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला का पता चलेगा। और अगर NH2OH के साथ कराएंगे तो ऑक्सिन बनेगा, और इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसमें कार्बोनिल समूह मौजूद है। अभिक्रिया देखो आप, तो ये हमारे पास ग्लूकोज CHO, और साथ में इसके पास क्या है नीचे, ये CH2OH है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, HOH OH H HOH HOH। अभी एक शॉर्टकट भी बताएंगे तो उस तरीके से लिखेंगे, आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने अभिक्रिया करा दी HI और लाल फास्फोरस के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला मिल जाएगी, यानी हमें मिलेगा CH3 और CH2 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 और CH3। 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो N हेक्सेन, और सीधी श्रृंखला है नॉर्मल है तो N लिख देंगे। तो N हेक्सेन हमें मिल गया। इसे आप शॉर्टकट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि CH3 लिखा और CH2 का होल 4 लगा दिया और CH3 लिख लिया, तो भी ये N हेक्सेन माना जाएगा। ग्लूकोज को लिखने का एक तरीका और देखिए कि CHO लिखा, CHOH का होल 4 लिखा और नीचे लिख दिया CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हमने किसके साथ अभिक्रिया कराई, NH2OH के साथ। तो NH2OH के साथ अभिक्रिया कराई, होगा क्या, 2H और O क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और ये पूरा आपस में जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH डबल बॉन्ड यहाँ पे N, और यहाँ पे क्या लगा, OH, बाकी सब सेम, CHOH का होल 4 और नीचे क्या है हमारे पास, CH2OH। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके अंदर कार्बोनिल समूह नहीं, C डबल बॉन्ड O था जिसने 2H के साथ H2 निकाल ले गया, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और बाकी ये वाला OH, ठीक है। तो दो चीजें हमारे पास सिद्ध हो गई, एक तो 6 कार्बन सीधी श्रृंखला और दूसरा कार्बोनिल समूह। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, ब्रोमीन जल के साथ करा दें, ब्रोमीन जल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा, हमें CHO COOH में बदल जाएगा और ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है हमारी, ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, इसमें एक एल्डिहाइड समूह का पता चलता है, ठीक है। किसके साथ कराई, ब्रोमीन और H2O के साथ कराई, क्या बना, ग्लूकोनिक अम्ल बना। क्या पता चलता है, एल्डिहाइड समूह का, ठीक। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, फिर अभिक्रिया देखते हैं। तो यहीं पे देखना चाहे अभिक्रिया देख ली, तो हमारे पास क्या है, CHO और CHOH का क्या हो गया, 4 और नीचे लास्ट में क्या है, CH2OH। तो किसके साथ अभिक्रिया करें हमने, ब्रोमीन जल के साथ। तो हमने क्या देखा, CHO किस में बदल गया, COOH में बदल गया। नीचे हमें क्या मिला, CHOH का होल 4 और क्या मिला, CH2OH। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उससे पहले मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तो ग्लूकोज जो है ये किसके साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो CH3CO ये 2 बार होता है, इसका O एसिटिक एनहाइड्राइड ये होता है, ठीक। ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसीटेट बनाता है, पेंटा एसीटेट बनाता है। इससे इसमें 5 OH समूह
5 OH समूह का पता चलता है, राइट। यानी इसने क्या करा, पेंटा एसीटेट बनाया किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या पता चला 5 OH समूह। अभी क्या देखो आप, CHO, ये रहा CHOH का होल 4 और नीचे क्या है हमारे पास CH2OH, ठीक। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभी क्या कराओगे, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है CH3CO का होल ट्वाइस और O। एक चीज समझिए, एसिटिक अम्ल क्या होता है CH3COOH, CH3COOH। एनहाइड्राइड कब बनेगा, जब H2O निकल जाएगा। तो क्या बचा CH3CO और O, तो ये CH3CO2 और एक O, तो होगा कि CH3COO और जितने OH हैं सबसे एक H हटाएगा तो CH3COOH निकल जाएगा, CH3COOH निकल जाएगा। और सब जगह पे बचा क्या हमारे पास COCH3, जहां पे H था वहां पे क्या देगा COCH3, तो हमें क्या मिल जाएगा CHO। ये हमारे पास क्या है CHO, H हट गया तो COCH3, इसका पूरे का क्या आएगा होल 4 और बटे में यहाँ पर नीचे क्या आएगा CH2O COCH3। तो ये हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, राइट। ये हमने कितने दिए थे, ये हमको लेने पड़ेंगे 5, तो ये कितने निकल जाएंगे, निकल जाएंगे 5। तो हमने पहले देखा ब्रोमीन जल के साथ कराया तो CHO में बदल गया, यानी ग्लूकोनिक अम्ल मिला, इससे इसमें CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह का पता चला। फिर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया तो हमें पेंटा एसीटेट मिला, राइट। इससे हमें क्या पता चला, इससे इसमें हमें 5 OH समूह का पता चलता है। अभी एक अभिक्रिया सिर्फ बची कि OH समूह है तो उसमें सारे OH समूह के बीच में नहीं, एक लास्ट में टर्मिनल पर है, उसका कैसे पता चलेगा उसको देखते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया HNO3 के साथ कराने पर हमें क्या मिलेगा, सेकेरिक अम्ल, सेकेरिक, हालांकि सेकेरिक होता है, ठीक है, सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिससे एक टर्मिनल मतलब कोने वाला, नीचे किनारे वाला टर्मिनल एल्कोहलिक समूह का पता चलता है, राइट। अभी क्रिया देख लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास ग्लूकोज, इसकी भी क्रिया करा दी हमने HNO3 के साथ। तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला CHO भी COOH में बदल जाएगा, ये भी COOH में बदल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा COOH और नीचे हमारे पास क्या है CHOH का होल 4, नीचे क्या मिल जाएगा COOH, ये हमें क्या मिल गया सेकेरिक अम्ल। तो इससे हमने क्या देख लिया कि हमने पहले देखा था कि हमने इसकी भी क्रिया कराई थी HI और लाल फास्फोरस के साथ, तो NHN मिला था, इससे 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला। फिर हमने NH2OH के साथ कराया, उससे कार्बोनिल समूह का पता चला और ऑक्सिजन बना। फिर हमने ब्रोमीन जल के साथ कराई तो ग्लूकोनिक अम्ल बना, उससे एक CHO समूह का पता चला। फिर लास्ट में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई तो पेंटा एसीटेट मिला, इससे 5 OH समूह का, और लास्ट में HNO3 के साथ कराई तो सेकेरिक अम्ल मिला, यानी दोनों COOH बदल गए। तो इससे पता चला कि ऊपर तो CHO एक CHO है और लास्ट में जो एक नीचे मौजूद है वो एक टर्मिनल एल्कोहलिक समूह है, टर्मिनल पर एल्कोहलिक समूह मौजूद है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या होगा, ग्लूकोज के हमें पता चल गया कि ग्लूकोज में ये संरचना इसके अंदर मौजूद है, राइट। अब क्या है, अब इसकी एक साइक्लिक चक्री संरचना होती है। तो चक्री संरचना में क्या हम देखते हैं कि अगर हम लोग इसकी विक्रिया NaHSO3 के साथ करा दें, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करा दें,
तो क्या होता है, कोई भी क्रिया नहीं देगा ये। इससे हमें पता चलता है कि ये हेमिसिटल बना चुका है। दूसरी चीज देखिए, अगर इसकी विक्रिया हम लोग किसके साथ करा दें, पेंटा एसीटेट की विक्रिया अगर हम लोग NH2OH के साथ कराएं तो कोई विक्रिया नहीं होती। इससे हमें पता चलता है कि जो पहले C1 पे कार्बन मौजूद है वो क्या है, वो रिंग के अंदर मौजूद है, राइट, वो खाली हुए नहीं है, वरना वो ऑक्सीजन हमारा बना देता, राइट। तो ये थी हमें ग्लूकोज की संरचना। अगर आप ये पांचों विक्रिया पढ़ के जाते हो, मेरे मान के चलिए 100% ये आएगा ही आएगा, चांस है 100% आने का चांस है, जो ग्लूकोज देते हैं। कभी पेपर अगर टफ बना देते हैं तो हो सकता है कि ये टॉपिक हटा दें, कोई और लगा दें, फिलहाल ये आने के चांसेस बहुत, करके जाइएगा ये विक्रिया। नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर बताइए। देख लेते हैं अंतर, 1 नंबर में आया हुआ है, ये शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो ये ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, हमने ग्लूकोज में देखा, ग्लूकोज में हमने क्या देखा था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज में हमने देखा कि हमारा 6 कार्बन की एल्डोज शर्करा है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डो हेक्सोज, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये 6 कार्बन की कीटोन शर्करा है, कीटोन शर्करा, तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, कीटो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज होगी। इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर, राइट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फ्रूट शुगर, फ्रूट शुगर, ठीक है। तो 2 चीजें हमें दिख गई। अगर इसकी संरचना आप देखोगे, साइक्लिक संरचना देखोगे, तो साइक्लिक संरचना में हमें क्या दिखाई देगा, इसकी साइक्लिक संरचना में हमें दिखाई देगा कि ये पायरानोज 6 कार्बन की, 6 कार्बन की या 6 मेंबर लिख लो आप, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड चक्रीय संरचना, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इसमें 5 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड चक्रीय संरचना होती है। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसके चक्रीय संरचना को ग्लूको पायरानोज, राइट, पायरानोज इसकी संरचना होती है। और इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना होती है हमारी फ्रक्टो फ्यूरानोज, राइट। ये क्या हो गया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर हो गया, राइट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो इसमें क्वेश्चन है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है। छोटे क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर, ये भी 1 नंबर में आया है। तो न्यूक्लियोसाइड कब होता है, न्यूक्लियोसाइड कब बोलते हैं, बाकी तो ये बायोलॉजी का पार्ट है, इसमें जितने केमिस्ट्री का पार्ट है वो देख लीजिए, 1 नंबर में आया है। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है। हमारा DNA RNA इन्हीं से बनता है, ठीक। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में हमारा जो शुगर है, ठीक, शुगर कौन सी होती है हम जानते हैं, 5 कार्बनिक शर्करा होती है, यानी पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा बोल लीजिए, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा। और जब हमारा नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजन क्षारक, तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है। और जब इसी में हम लोग एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी पेंटोज शर्करा, और साथ में हमारा क्या होगा, नाइट्रोजनी क्षारक होगा, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं एडिनिन में अगर नाइट्रोजन, एडिनोसिन बनता है इससे, ठीक है। और एडिनिन में
अगर पेंटोज स्ट्रक्चर जुड़े तो एडिनोसिन, ग्वानिन में जुड़े तो ग्वानोसिन, ठीक है, साइटोसिन में जुड़े तो साइटिडीन, थायमिडीन, ऐसे बन जाता है। और इसमें अगर देख लें न्यूक्लियोटाइड में देख लें तो न्यूक्लियोटाइड में अगर जुड़ेगा एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो एडिनाइलेट बोलेंगे, ठीक, इस तरीके से बन जाता है। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में इतना क्या है, अंतर है। फिर पूछा हुआ है डीएनए के क्षारक कौन होते हैं और आरएनए के क्षारक कौन होते हैं। तो डीएनए में हम जानते हैं एटीजीसी पाया जाता है, एटीजीसी, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। आरएनए में हम जानते क्या होता है, टी की जगह पर बस यू आ जाता है, एयूजीसी। थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। फिर पूछे हैं पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। पेप्टाइड बंध, तो मान लीजिए प्रोटीन हमारा किससे बनता है, प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल से बनता है। तो एक अमीनो अम्ल ले लेते हैं, ये हमारे पास CH2, एक तरफ NH2 लगा दीजिए, ये अमीनो हो गया, ये अम्ल हो गया, यहाँ पे R लगा सकते हैं। एक अमीनो अम्ल ये हो गया हमारा, और एक अमीनो अम्ल और ले लीजिए, तो एक अमीनो अम्ल हो गया CH, ऊपर R लगा दिया, इधर हमने COOH लिख लिया, और इधर क्या लगा दिया, NH2, ठीक। तो हम क्या देखेंगे, इसमें से क्या निकाल देंगे, इसमें से ये वाला OH और यहाँ का एक H, H2 निकल जाएगा, H2 निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर मिलेगा हमें NH2, ये मिलेगा CH, यहाँ पे लगा हुआ है R, यहाँ पे लगा CO, OH गायब हो गया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ का एक H गायब हो गया, तो यहाँ बचा NH, राइट। ये क्या है हमारा CH, यहाँ पे क्या है R, और यहाँ पे क्या है COOH। तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारा ये जो बना हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध, राइट। कि अमीनो अम्ल आपस में विक्रिया करके H2O निकल जाता है और हमें CONH मिलता है, ये CONH जो होता है पेप्टाइड बंध बनाता है, राइट। तो सिंपल सा क्या था, पेप्टाइड बंध था। आगे क्वेश्चन है किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। हमें दिया है विटामिन सी, हमें दिया है विटामिन ए, हमें दिया है विटामिन B1, हमें दिया हुआ है विटामिन डी, ठीक है। मिनरल भी दिया हुआ है हमारे पास, ये तो विटामिन हमारे हो गए, साथ में मिनरल हमारा दिया हुआ है एक, मिनरल कौन दिया हुआ है, आयोडीन और आयरन, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए, स्कर्वी होता है, ठीक है, दांतों से खून। और इसके बारे में जो इसकी डिस्कवरी बहुत ही अच्छी, मतलब एक बुक में जब मैंने, मेरा वो था क्या नाम है, प्रेजेंटेशन थी MSc की, तो वहां पे प्रेजेंटेशन में दिया हुआ था, पूरा विटामिन के ऊपर बनाया हुआ था। तो इसकी डिस्कवरी में बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे, कि जो पहले समुद्री यात्री होते थे, जैसे आपने देखा होगा वास्को डी गामा हो गए, कोलंबस हो गए, तो ये क्या थे, समुद्री यात्री बहुत समय तक के समुद्री यात्रा करते थे। तो जब ये वापस आते थे तो ये देखते थे कि इनके दांत जो होते, दांत के मसूड़े फूल जाते थे, दांत गिरने लगते थे, मसूड़ों से खून आने लगता था, ठीक। तो अब इन्होंने देखा कि इनके खाने में क्या चीज की कमी है जिसकी वजह से हो गया। तो जब इन्होंने देखा कि इनके खाने में जो वहां साथ में ले जाते थे, तो खट्टी चीजें नहीं थी इनके खाने में, जो वहां समुद्री यात्रा करते थे, तो इनको ये वहां से इसकी खोज आती है विटामिन सी की। बहुत बढ़िया खोज इसकी, आप अगर कहानी पढ़ेंगे तो मिलेगी आपको। तो विटामिन ए की कमी से हम जानते हैं कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। B1 की कमी से बेरी हो जाता है। और डी की कमी से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, और बूढ़ों में कौन सा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। हड्डियां खोखली हो जाती है, तो आसान, तो गिर के चोट लग जाती है, जैसे ही गिरते हैं तो टूट जाती है बूढ़ों में, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। आयोडीन की कमी से जानते हो आप, घेंगा रोग हो जाता है।
और आयरन की कमी से एनीमिया। ठीक है, शॉर्ट में पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं, या फिर बहुविकल्प में पूछ सकते हैं। तो ये हमारा जैव अणु हो गया। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्लूकोज, जो संचित ग्लूकोज होता है, रिजर्व ग्लूकोज होता है, वो बॉडी में किस रूप में स्टोर होता है? तो अभी हमने देखा था ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर होता है, बाद में जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन जाता है। एक क्रियाविधि जो होती है, कभी कभी जो होता है कि पेपर में डाल देते हैं क्रियाविधि, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देख लो। एल्कोहल की क्रियाविधि एक है, एल्कोहल के निर्जलीकरण की, तो वो क्रियाविधि भी हम लोग देख लेते हैं, लगे हाथ। देखिए फोन की मेमोरी थोड़ी सी फुल हो जाती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में, तो बार बार चेक करना पड़ना भी बहुत जरूरी होता है, कि पता चला एक दो मेरे साथ हो गया कि वीडियो कट गई और पढ़ाते रह गए। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक क्रियाविधि आई है कि अम्लीय निर्जलीकरण एथेनॉल का एथीन में, उसकी हमें क्या करनी है, उसकी हमें क्रियाविधि देनी है, एथेनॉल की एथीन में। तो किसकी क्रियाविधि देनी है? एथेनॉल की एथीन में अम्लीय निर्जलीकरण। अम्लीय निर्जलीकरण मतलब ये हमारे पास है CH3 CH2OH, अम्लीय निर्जलीकरण कराएंगे तो यानी OH यहां से निकल रहा है, यहां से H निकलेगा, तो इनके भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसकी हमें क्रियाविधि बतानी है। क्रियाविधि, क्रियाविधि बहुत आसान सी होती है कि आप ये मानते चलो, अज्यूम करते हुए चलो कि ये बना हुआ है। ठीक है, देखो CH3 हमारे पास क्या है, CH2OH है, ये है, और हमारे पास क्या है, H+ है। सिंपल से क्या करो कि H+ को उठा के यहां लगा दो, H+ आया तो क्या लेके आएगा, प्लस, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2OH, H आया है तो क्या लेकर आया है, प्लस लेकर आया है। चाहो तो H नीचे लिख दो और प्लस को ऊपर लिखो। ठीक, फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि ये CH3 CH2, ये O, ये H, ये H, यहाँ पे क्या है, प्लस। तो ये जब लेकर आया था, अब देखो ये क्या निकल सकता है आसानी से, H2O निकल सकता है, तो ये H2O निकल जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या बचेगा, CH3 CH2O, CH2 के ऊपर क्या जब ले गया, अपने इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इसके ऊपर क्या दे गया, प्लस दे गया। लास्ट में हम क्या देखेंगे कि अभी ऐसे तो रह नहीं सकता है, ठीक है, अच्छा बेटा मेरा लेकर गए हो तुम, मेरा OH लेकर गया, हम भी H लेंगे, तो यहाँ का जो H है, यहाँ का H, ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये निकल जाएगा H+ के रूप में। और अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ये H लेकर कौन जाएगा, ये लेकर जाता है H2O ले आता है, H2O लेकर जाता है, H2O में H+ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3O+, ये निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो 3 पदों में विक्रिया हुई है। पहले पद में क्या हुआ, पद 1 में क्या हुआ है, प्रोटॉन जुड़ा हुआ है, H+ को प्रोटॉन भी अपन कहते हैं, तो पहले पद को हम लोग कह सकते हैं प्रोटोनेशन। ठीक, दूसरे पद में क्या हुआ है, पद 2 में, दूसरे पद में हम देख रहे हैं यहाँ पर H2O निकला हुआ है, कार्ब धनायन बना है, क्या बना है हमारे पास, कार्ब धनायन। तो दूसरे स्टेप में हम लिख सकते हैं कार्ब धनायन का निर्माण। तीसरे स्टेप में हम क्या देख सकते हैं, तीसरे स्टेप में H+ निकला हुआ है और एल्कीन बना हुआ है। तो पद 3 में हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन का निकलना कहलाता है डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन का निकलना। ठीक, और क्या बना है, एल्कीन, एल्कीन का निर्माण। तो ये क्या हो गया हमारी, ये हो गई क्रियाविधि। किसकी क्रियाविधि हो गई हमारी, ये क्रियाविधि हो गई एथेनॉल की। ठीक है, एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण की। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल सा खाली अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप सिंपल सा -H+ भी लिख सकते हो, -H+ लिख दो, ये प्रोटॉन निकल गया और एल्कीन हमारा क्या हो गया, एथिलीन, या एथीन क्या हो गया, बन गया। राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। SN1 में क्रियाविधि आई है, तो SN1 में क्रियाविधि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। आगे हम लोग आ गए, अब कैसे प्राप्त करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है उनको हम लोग देख लेते हैं। और हालांकि इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की एक जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं अभी क्रिया, ये 2 वीडियो बनी हुई है, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन की मतलब कैसे प्राप्त करेंगे, और दूसरी ABC कैसे होती है, क्या होती है, तो उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आप चाहो तो उनको एक बार देख लीजिएगा, तो भी समझ में आ जाएगी, बढ़िया से समझ में आ जाएगी। और इसमें जो दी उनको तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। देखिए हमें पहला दिया हुआ है फिनॉल से हमें बनाना है पिक्रिक अम्ल। दूसरा है हमारे पास एथेनॉल से एथीन, जो भी हमने देखा था वही बनाया हुआ है, एथेनॉल से एथीन, ठीक है। और बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन, राइट। फिर हमें दिया हुआ है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, राइट। और हमें दिया हुआ है एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप बताओ इनमें कौन सी विक्रिया हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए ये वाली विक्रिया हम देख चुके हैं अभी, राइट। बस यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग जो NaNO2 लेते हैं, NaNO2, और साथ में क्या लेते थे HCl, HCl ये हम लोग लेते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, बहुत कम टेम्परेचर रखते हैं तब विक्रिया होती है। तो ये देख चुके हैं हम लोग बेंजोइक अम्ल से एनिलीन देख लेते हैं, एथेनॉल से एथीन भी देख चुके हैं, सिंपल सी विक्रिया होती है CH3 CH2OH। आप क्या करो इसके अंदर सांद्र H2SO4 डाल दो, सांद्र H2SO4, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से, यानी H2 निकल जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, राइट। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, मोस्ट जितनी बार मोस्ट लगाने चाहो मोस्ट लगा लो। ये फिनॉल हुआ, सांद्र HNO3 और H2SO4 के साथ यानी नाइट्रेटिंग मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें ये मिलेगा कि ये हमारे पास है फिनॉल, और फिनॉल में लग जाएंगे 3 NO2 समूह, ठीक है, 1 2 3, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक। और कहाँ कहाँ पे 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है, तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है, जरा बेंजीन, अब बेंजीन में क्या लगा दो COOH, बेंजोइक अम्ल हो गया। एनिलीन क्या होता है, एनिलीन बेंजीन में क्या जोड़ दो, बेंजीन में NH2 जोड़ दो। तो कन्वर्जन के लिए आप सिंपल से पहले फॉर्मूला लिख लो, तो आप आराम से कन्वर्जन कर सकते हो। बेंजोइक अम्ल से एनिलीन बनाना है, ये बेंजोइक अम्ल हो गया, एनिलीन हो गया। कैसे बनाएंगे हम लोग, तो अगर हम लोग इसकी विक्रिया NH3 के साथ करा दें तो COOH OH जो है H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CONH2 एमाइड आ गया। हम जानते हैं यहाँ पे हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया हो सकती है कि ब्रोमीन की विक्रिया KOH के साथ करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमें एमीन मिल जाएगा, प्राथमिक एमीन मिल जाएगा, हाफ मैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। एक कम कार्बन वाला एमीन, एक कम कार्बन वाला हमें ये मिल जाएगा एरोमेटिक एमीन, ठीक, यानी एनिलीन मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या बना, ये बेंजामाइड बना हुआ है, बेंजामाइड। एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, तो एसीटोन से क्लोरोफॉर्म CH3 CO CH3, इसका क्लोरीनीकरण करा दो आप,
तो यहाँ पे Cl 3H और 3Cl 3HCl निकल जाएंगे, यानी 3Cl2 ले लीजिए और 3Cl यहाँ लग जाएंगे, यानी क्लोरल मिल जाएगा हमें CH3CO CH3 Cl3, राइट, ये मिल जाएगा। इसे हमें क्या बनेंगे, क्लोरल। इससे हमें क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3। अब देखो अगर ये CHCl3 के रूप में निकाल दें तो हमें क्या मिल सकता है, ये हमें बचेगा हमारे पास H3CO, राइट। यहाँ पे H निकल गया, अगर यहाँ पे हम NaOH ले लें तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये वाला H इसके साथ निकल गया, ONA यहाँ आ जाएगा, ONA यहाँ आ गया, सोडियम एसीटेट हमें मिल गया, राइट। तो ये इस तरीके से हमने क्या देख लिए, इंटर कन्वर्जन देख लिया। फिर हमारे पास एक अभिक्रिया दी हुई, इसमें ABCD हमें पहचानना है, तो ABCD हम लोग पहचान लेते हैं। दोनों देख लीजिए, अभिक्रियाएं आपकी नहीं छूटेंगी इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया ABCD पहचानना है, तो हमें दिया है CH3NH2 और ऊपर दिया हुआ है A क्या है, फिर CH3OH बना हुआ है, राइट, फिर है PCl5 और फिर है हमारे पास B, इसे हमें पहचानना है, फिर KCN है, KCN और यहाँ पे C पहचानना है हमें, फिर लास्ट में हमारे पास C से बनाया हुआ है SNHCl, स्टीफन अपचैन, ठीक, और हमारे पास बना है C2H5NH2। एक ये है, एक हमारे पास है RCOOH और यहाँ पे दिया हुआ है LiAlH4, ठीक है, और A पहचानना है इसमें। फिर एक और है हमारे पास RCH2COOH, यहाँ पे लिया है X2 और लाल तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, A पहचानना है हमें, तो अगर इसकी विक्रिया हम लोग HNO2 से करा दें, HNO2 हम कैसे लिख सकते हैं, OH NO लिख सकते हैं, तो 2H और O H2O निकल जाएगा, N और N N2 निकल जाएगा, यानी N2 निकल जाएगा हमारा और H2O निकल जाएगा, बचा क्या हमारे पास OH इसमें जुड़ जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या ले लें, HNO2, ठीक है, यानी A हमारा क्या हो गया, A हो गया HNO2। अब देखिए ये मिल गया, अब इसका क्लोरीनीकरण हो जाएगा, POCl3 निकल जाता है और HCl निकल जाएगा और Cl इसमें जुड़ जाएगा, PCl5 लेंगे तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3Cl। तो B हमारा क्या हो गया, B हमारा हो गया CH3Cl। अब KCN से करेंगे तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, CN यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3CN, यानी ये हमारी क्या हो गई, C हमारा क्या हो गया, CH3CN हो गया। लास्ट में इसका अपचयन होगा, 2H यहाँ 2H यानी CH3CH2 NH2 बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए LiLH4, तो COOH जो होता है, LiLH4 स्ट्रॉन्ग प्रबल अपचायक होता है, बहुत ही तेजी से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो इसको किस में बदल देगा, CH2H में, अल्कोहल में डायरेक्ट। एक चीज आप ध्यान दो कि अगर CH3 है, ऑक्सीकरण कराएं, ठीक, दुर्बल होगा तो एक एक स्टेप में करते जाएगा, तो CH3 को बदलेगा पहले CH2H यानी अल्कोहल में, अल्कोहल को बदलेगा CHO में, CHO को बदलेगा COOH में, ये होता है ऑक्सीकरण, जनरल अभिक्रिया। और अगर अपचयन देखोगे तो अपचयन इसका उल्टा चलता है, इसका अपचयन उल्टा चलता है, ये बनाएगा ये से ये बनाएगा, फिर ये से ये बनाएगा, ये अपचयन में चलता है, ठीक। अल्कोहल से एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर दुर्बल होंगे तो एक एक स्टेप चलते हैं, प्रबल होंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे, COOH को CH2OH में बदल सकते हैं, ठीक है। CH3 को डायरेक्ट किसमें बदल सकते हैं, COOH में प्रबल ऑक्सीकारक बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो COOH है LiLH4 इसको किसमें बदल देगा, CH2OH यानी अल्कोहल में, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये हमारी HVZ अभिक्रिया है, हेल-बुलाहर-जेलिंस्की अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि इसका हेलोजनीकरण हो जाता है, अल्फा कार्बन का हेलोजनीकरण। सिंपल से एक H हटाओ, यहाँ पे X लगा दो, हमें मिल जाएगा RCH, अगर यहाँ पे Cl होता तो Cl आ जाता, COOH, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल जाएंगे हमें। तो ये क्या था, हमने ये देखा पूरी
जितनी भी कार्बनिक रसायन में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी को हमने देख लिया है बढ़िया से। और पिछले वर्ष में चूंकि बहुलक भी था चैप्टर तो वो भी आया हुआ है क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं है। तो ये हमने पूरी कार्बनिक रसायन को हमने एक वीडियो में कवर करा हुआ है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में जाइएगा तो आप देखेंगे कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।